हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस ग्रेडर पे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में कि कौन कौन से बेसिस पे हम लोग रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी क्लासिफिकेशन का डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन था। क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में किए गए थे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड डेवलपमेंट, यही किया गया था। और अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन देयर आर 2 टाइप ऑफ रिसोर्स, वन इज बायोटिक एंड सेकेंड इज अबायोटिक रिसोर्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बायोटिक होता क्या है। बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो बायोस्फीयर से पाए जाते हैं। वैसे अबायोटिक भी बायोस्फीयर में होता है, लेकिन बायोटिक लिविंग थिंग्स के कंप्राइज होते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स आते हैं बायोटिक रिसोर्स में। ठीक है, जैसे एनिमल, बर्ड्स, ये सब हम लोग उसके प्रोडक्ट, उस सब को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बायोटिक रिसोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, मैरीन ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ को हम लोग बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। और अबायोटिक जो है नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि सॉइल, रॉक, मिनरल, ये सब जो आ गए, हम किस में आ गए? अबायोटिक रिसोर्स में। तो अगर हम लोग को बायोटिक का कोई डेफिनेशन पूछे तो हम लोग बोल सकते हैं द बायोटिक रिसोर्स आर दोज obtained from the biosphere and have life such as flora and fauna, fisheries, human beings, etc. और अबायोटिक के बारे में पूछे तो बोल सकते हैं अबायोटिक रिसोर्स आर दोज विच आर composed of non living things, और फॉर एग्ज़ाम्पल सॉयल, रॉक, मिनरल, मेटल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब आते हैं हमारा दूसरा में ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे फिर से 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल में आपको दिख रहा होगा, फॉरेस्ट है, सोलर पैनल है, फिर विंड मिल है। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल में ये एलपीजी है, ये सब जो है नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। सब चीज़ आपको दिख ही रहा होगा, कोल है, ये सब नॉन रिन्यूएबल में है। अब देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स कहते किसको हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स उसे कहते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड में रिप्लेनिश हो जाए, मतलब शॉर्ट पीरियड में हम लोग फिर से वापस उसको ला सके, जैसे सोलर को, विंड, वाटर, जियोथर्मल, बायोमास एक्सेट्रा आर वेरियस एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि वाटर का एग्जाम्पल ले ले, एक वाटर का एग्जाम्पल ले लिया तो उसको वाटर साइकिल से वो फिर से वापस आ जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। और नॉन रिन्यूएबल ये कहता है ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि दोबारा नहीं बन सकते, और अगर बने भी तो बहुत टाइम लग जाए, जैसे कि मतलब 100 साल, 200 साल, ऐसा टाइम जो लग जाता है, बहुत ही लार्ज पीरियड ऑफ टाइम लग जाता है, तो उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल के रिसोर्स की कैटेगरी में रखे हैं। ओके, तो अब हम लोग से कोई पूछे कि रिन्यूएबल रिसोर्स का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स आर नेचुरल रिसोर्स दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसका भी यही, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज़ अ नेचुरल रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रीमेड और रीग्रोन एट अ स्केल कंपेरेबल टू इट्स कंजप्शन। उसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे। ओनरशिप के बेसिस पे ये 4 तरीके के हैं। कौन कौन से? इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, और चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्स। फर्स्ट वन का देखते हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्स क्या कहता है। ये कहता है, इंडिविजुअल रिसोर्स का ये मतलब है कि जो रिसोर्स एक खुद के इंडिविजुअल के तरह ऑपरेट किया जाए तो उसको हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। जैसे एक कुछ ज़मीन हुआ, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ज़मीन हुआ, मतलब लैंड हुआ, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंड। उसके बाद पैस्चर्स हुए, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा।
आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्स। आ गया समझ में। उसके बाद है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स ये कहता है, अच्छा एक यहाँ पे है, एक छोटा सा दिया हुआ है, अ फील्ड ट्रिप में बी विजिट टू अ सीनिक स्पॉट और टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। और a community resource can be a person and place in a community. There are other people in a community who can be excellent resource speaker. इसका मतलब ये होता है, एक फील्ड ट्रिप जो होता है उसमें एक एक सीनिक स्पॉट या फिर हिस्टोरिकल प्लेस पे जो विजिट करते हैं, मतलब कि बहुत एक कम्युनिटी बना के जो ओन किया जाता है, जो रिसोर्स से निकाला जाता है, तो उसको हम लोग कम्युनिटी रिसोर्स कह सकते हैं। समझे। जैसे कम्युनिटी रिसोर्स जो है वो एक पर्सन भी हो सकता है, कोई डेफिनेट टाइप ऑफ प्लेस भी हो सकता है जो कम्युनिटी में हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल टाइप एक ग्रुप में हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। ठीक है। उसके बाद इस पे लिखा है कि जो अदर पीपल है कम्युनिटी में, वो एक एक्सीलेंट रिसोर्स स्पीकर भी हो सकते हैं। देयर आर रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटी। ओके। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल हुआ ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा। उसके बाद नेशनल रिसोर्स है। नेशनल रिसोर्स क्या कहता है कि ऐसे तो टेक्निकली सारा जो रिसोर्स है वो नेशन का ही है। अगर कोई डैम का सर्वे होता है तो नेशनल रिसोर्स तो मतलब नेशनल तो सारा ही है, सब चीज़ नेशन का है। और कंट्री के पास एक लीगल पावर है कि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर को भी, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अपना बना सकता है। ठीक है, ये लीगल है। आगे समझ पे कि नेशनल रिसोर्स जो नेशन का है, और यही सब दिया हुआ है नेशनल रिसोर्स में। और एक और चीज़ है कि वाटर के मतलब कि कोई सी है, वाटर का बहुत बड़ा सा एक ओशियन है, तो उसके 22.2 किलोमीटर्स यानी कि 12 नॉटिकल माइल जो है बियॉन्ड तक कौन लेगा, हमारा नेशन ले सकता है, जिस नेशन का है वो ले सकता है। ठीक है। और अब आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स में। ऑल द रिसोर्स lying beyond 200 kilometers of exclusive economic zone in the oceans are called international resource. इंटरनेशनल रिसोर्स ये कहता है कि जो ओशनिक रिसोर्स है 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि एक ओशियन या फिर मतलब एक ओपन ओशन से बिलोंग करते हैं, तो उसको कोई भी अपना कोई भी एक कंट्री यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। मतलब वो चीज़ जो है वो उसका है, इंटरनेशनल है। ठीक है। तो 200 नॉटिकल माइल तक जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्स रहेगा, और उसके जो इधर आएगा 12 नॉटिकल माइल, तो उसके बाद जो है नेशन लेगा वो। अब एक डू यू नो में फैक्ट है नीचे में दिया हुआ, उसमें बताया गया है कि इंडिया को मैग्नीज नोड्यूल को माइन करने का परमिशन मिला है। किससे? इंडियन ओशन जो है जो इंडिया के नीचे है, इंडियन ओशन, उसके बेड से वो निकाल सकते हैं, इंडियंस निकाल सकते हैं। ठीक है। विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये हमारे इंडिया को एक परमिशन मिली है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसोर्स। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल, देन डेवलप्ड, देन स्टॉक्स एंड रिजर्व। पहला क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स which are found in area but not have been utilized however due to lack of requirement। ये पोटेंशियल रिसोर्स ये कहता है कि जो रिसोर्स एक एरिया में मिलते हैं, लेकिन हम लोग यूटिलाइज मतलब उसको यूज़ नहीं कर सकते,
क्योंकि हमारे पास उतने चीज़ें नहीं हैं उसको यूज़ करने के लिए, तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। एग्जाम्पल है राजस्थान, गुजरात हैज़ इनफ पोटेंशियल टू प्रोड्यूस सोलर एनर्जी ड्यू टू क्लाउडलेस स्काई एंड मोर टेम्परेचर। ओके, राजस्थान और गुजरात के पास इतना पोटेंशियल है कि वो लोग सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाउडलेस स्काई होता है और ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब है हमारा डेवलप्ड रिसोर्स। तो डेवलप्ड रिसोर्स में क्या है कि जो रिसोर्स एक रीजन में पाया जाता है और उसके बाद वो इंजीनियर के द्वारा उसमें सर्वे किया जाता है और उसका जो क्वालिटी होता है कि वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या हार्म पहुंचाएगा, क्या नहीं पहुंचाएगा, और कितना क्वांटिटी, कितने अमाउंट में वो है, उसको डिटरमाइन किया जाता है, मतलब पहचाना जाता है और उस यूटिलाइजेशन के लिए, तो उसको हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स कह देते हैं। टेक्नोलॉजी और कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल कोई राजधानी नहीं है, कैपिटल मतलब पैसा। टेक्नोलॉजी और जो कैपिटल है वो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में मददगारी है। उसके बाद है स्टॉक रिसोर्स। तो स्टॉक रिसोर्स जो है इन्वायरमेंट में एक मटेरियल के रूप में पाया जाता है जो कि हमारे जो ज़रूरत की चीज़ को है उसको संतुष्ट करता है, ठीक है, विच सेटिस्फाई आवर ह्यूमन नीड्स। और लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास उतना अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उसको यूज़ कर सकें, कि हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग उसको कैसे यूज़ कर सकें, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वी डोंट नो हाउ टू यूज़ देम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है बना होता है दो चीज़ से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। हाइड्रोजन H और O2 से बना होता है, H2O होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाटर का, हाँ। और जो है उससे अगर मतलब हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को आता नहीं है कि वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक रिसोर्स है। उसके बाद है रिजर्व्स। ये जो है स्टॉक का सबसेट है, ठीक है, जो कि फ्यूचर के लिए रखा गया है, which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started। जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आ गया लेकिन अभी तक उसका यूज़ स्टार्ट नहीं हुआ है। वो क्यों रखा गया? फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट, ये सब जो है किस में आ गए? रिजर्व्स में। उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का, ठीक है। ये रहा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब रिसोर्स जो है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, मतलब इंसान को जीवित रहने के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है, और लाइफ को के क्वालिटी को भी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये माना जाता है कि रिसोर्स एक नेचर का फ्री गिफ्ट है, वातावरण का फ्री गिफ्ट ही ना है हम लोग के लिए, ये एक फ्री गिफ्ट है। अब इसका जो रिज़ल्ट है, इस एज अ रिज़ल्ट जो है ह्यूमन बीइंग उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइप से यूज़ कर लेते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते और यूज़ करते रहते हैं, और इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है? तो ये एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ठीक है। Indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crisis। ओके, दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस के लिए। उसके बाद इकोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। उसके बाद रिसोर्स का स्कार्सिटी, मतलब कमी हो रहा है, और रिसोर्स डिप्लीट भी होते जा रहे हैं जल्दी ही, क्योंकि कुछ ग्रीडी लोग हैं और मतलब फ्यू इंडिविजुअल के ग्रीड की वजह से, लालचीपन की वजह से रिसोर्स डिप्लीट भी होते जा रहे हैं।
तो ये है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में। इसीलिए हम लोग को एक रिसोर्स प्लानिंग चाहिए कि हम लोग रिसोर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका जुडिशियस यूज़ कैसे हो सकता है रिसोर्स का। तो हम लोग को उसके लिए एक रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद ये टॉपिक आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखते हैं यहाँ पे इनसाइड बॉक्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। वैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि इन्वायरमेंट में हार्म ना पहुंचाए और फ्यूचर जनरेशन के उस समय फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान में रखते हुए उसका मदद करें, तो उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट एंड एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी, लो कार्बन ग्रोथ प्लस रिसोर्स एफिशिएंसी प्लस सोशल एक्सक्लूसिविटी इक्वल्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट, यही सब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। उसके बाद आता है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ये रहा। तो इसमें है कि जो है स्टेट के हेड मिले थे, 100 से ज़्यादा स्टेट के हेड मिले थे रियो डी जेनेरियो, जो कि एक ब्राज़ील में एक जगह है। किस लिए मिले थे? इंटरनेशनल अर्थ समिट में के बारे में मीटिंग करने के लिए वो लोग मिले थे, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। तो समिट वाज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। और जो समिट है ये बनाया गया था एक्चुअली, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जो जल्दी इन्वायरमेंट पे हार्म हो रहे थे उसके लिए बनाया गया था, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्लोबल लेवल पे उसका क्या स्थिति है उसके बारे में जानने के लिए ये बनाया गया था। उसके बाद आता है द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principle and adopted Agenda 21। क्यों Agenda 21? For achieving sustainable development in 21st century। अब देखते हैं एजेंडा 21 है क्या। ये एक वर्ल्ड लीडर जो है का डिक्लेरेशन है 1992 में, कहाँ का? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, UNCED के द्वारा जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने डिक्लेयर किया था क्या कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक हम लोग को अचीव करना है। ये था एजेंडा 21। अब आगे का पार्ट हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आगे का जो भी टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग, उसको और डिटेल्ड वे में मैं एक्सप्लेन करूँगी पार्ट 3 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।